Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about neurological disorder, that is cerebrovascular accident. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start from its definition. Cerebrovascular accident or brain attack is a sudden loss of function resulting from destructions of the blood supply to the part of the brain. सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक में क्या होता है कि इसमें सडन हो जाते हैं, फंक्शन होते हैं जो ब्रेन के वो लॉस हो जाते हैं। उसमें मेनली क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। उसको अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन अटैक हो सकता है पेशेंट को। इस कंडीशन को बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक। अब हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, मींस कॉजेस, कारण। क्या कारण है इसके कि पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन होती है। फर्स्ट इज मॉडिफिएबल, मींस जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और सेकंड इज नॉन मॉडिफिएबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, बस अगर इससे इंक्रीज हो जाए जैसे कि 140 और नीचे वाला कितना हो जाए 100 mmHg, तो इसके कारण क्या होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के साथ क्या होगा कि जो फोर्स होती है, प्रेशर होता है, वो आर्टरीज पर मोर हो जाएगा और उसके कारण जो होती हैं प्रॉपरली उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ब्रेन के टिश्यूज़ को, मसल्स को अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसमें अटैक की कंडीशन हो सकती है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, जो लॉन्ग टाइम से स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल का यूजेस कर रहे हैं, उनके भी ये चांस बहुत हो जाते हैं कि उसको ब्रेन अटैक हो जाए। डायबिटिक मेलाइटिस, अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटिस की प्रॉब्लम है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की। सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है पहले से, कोई जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन है किसी को, या कोई भी आर्टरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ भी क्या होगा कि आर्टरीज में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसके कारण ब्रेन अटैक हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, अगर किसी को लॉन्ग टाइम से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही तो उसके कारण भी अटैक हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया में हो सकता है, मीन्स खून की कमी के साथ भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। ओबेसिटी, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी का ओवरवेट होगा तो उसके कारण क्या होता है कि हार्ट की जो डिमांड होती है, ब्लड की डिमांड होती है, वो हार्ट पर वर्कलोड मोर हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी ब्रेन के सेल्स तक, टिश्यूज तक, तो उसके कारण पेशेंट को ब्रेन अटैक आ सकता है। पुअर डाइट, अगर कोई पेशेंट की डाइट ठीक नहीं है, मीन्स उसको सोडियम पोटाशियम बहुत ज़्यादा ले रहा है अपनी डाइट में, उसके साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सोडियम रिटेन हो सकता है किडनी में, जैसे कह सकते हैं फैट की मोर अमाउंट ले रहा है, डेली रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ले रहा है फैट की, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई पर्सन ओबेसिटी के कारण कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई भी नॉर्मल जो फंक्शनिंग अपनी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं करता, बेड रिडन है, चाहे उसको पेशेंट को किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको बेड रेस्ट करनी है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे अपनी बॉडी की, तो उसके कारण भी क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस ब्रेन अटैक आ सकता है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल हार्मोन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की। पहले हमने बात की थी मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, अब हम बात करेंगे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की ओल्ड एज है, मीन इंक्रीजिंग एज के साथ ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जैसे उस कंडीशन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेरिडिटरी, मेल में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की। हेरिडिटरी मीन्स ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स तक, जैसे कि जीन्स ट्रांसमिट होते हैं क्रोमोसोमल थ्रू।
प्रायर स्ट्रोक और हार्ट अटैक, अगर किसी को पहले से, प्रायर मीन्स प्रीवियसली स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम रेपिटेशन हो सकती है, रिपीट हो सकती है. तो इट्स ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर और कॉजेज ऑफ द cerebrovascular accident. Then I'm going to discuss about the comparison between the ischemic stroke and hemorrhagic stroke. The first one is causes. कॉजेज़ के अंदर ischemic stroke में क्या होगा, कौन कौन से कॉजेज़ के कारण पेशेंट को स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है. लार्ज आर्टरी हो तो उसके कारण भी स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है. इसमें क्या जैसे कह सकते हैं कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी. स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोस, किसी आर्टरी में थ्रोम्बोस हो गए हैं, मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है इस्कीमिक स्ट्रोक की. कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म, जैसे कह सकते हैं कि किसी को कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, मीन्स क्लॉट हुए हैं बट वो मूव कर रहे हैं बॉडी में, आर्टरी में मूव कर रहे हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी साइड है हेमरेज स्ट्रोक में आएगा इंट्राक्रेनियल, जैसे इंट्रासेरेब्रल हेमरेजिक, किसी के इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कह सकते हैं सबरेक्नॉइड हेमरेज हो रही है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हेमरेज स्ट्रोक की. और सेरिब्रल एनेरिज्म के कारण भी ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स. दोनों में डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं. इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें तो उसमें पेशेंट को नमनेस फीलिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, उसके एक साइड जो फेस की जैसे कह सकते हैं कि प्रॉपरली सेंसेशन जो है लॉस हो सकती है. आर्म और लेग जो स्पेशली जो उसके वीक हो सकते हैं, उसमें नमनेस हो सकती है. दूसरी साइड बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक में सिम्टम्स के बारे में, उसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट को हेडेक हो सकती है, मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो सकती है. इसमें LOC डिक्रीज हो सकता है, मीन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का डिक्रीज हो सकता है, वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, अलर्ट नहीं रह पाएगा, वो कंफ्यूज रह सकता है इस कंडीशन में. अगर हम दोनों की रिकवरी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक, जो इसको कितने टाइम लगते हैं, 6 मंथ तक लगते हैं इसको ठीक होने में. और दूसरी साइड अगर हम बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक की, उसमें 18 मंथ लगते हैं पेशेंट को रिकवर होने में. Then I'm going to discuss about types of ischemic stroke. Under this first, large artery thrombotic stroke caused by atherosclerosis plaque in a large artery of brain resulting in thrombus formation or occlusion. फर्स्ट में क्या होता है कि लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कैसे होता है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम, जब लार्ज आर्टरी जो ब्रेन की लार्ज आर्टरी है उसमें कोई प्लेक आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसमें कोई अकैमुलेशन हो जाए फैटी सब्सटेंस की, जैसे अकमुलेशन हो जाए, जहाँ कह सकते हैं कि थ्रोम्बोस फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है, मीन्स कट ऑफ द, जहाँ कह सकते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज. Second is small penetrating artery thrombotic stroke, also known as lunar stroke. It is a very common disease. Then third is cardiogenic embolic stroke due to the, इस जो कार्डियोजेनिक एम्बोलिटिक स्ट्रोक होता है वो किसके कारण होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक के कारण होता है. और सेकंड है इसका क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक. एम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है, ये किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय वल्वुलर हार्ट डिसीज. अगर किसी को पहले से कोई वाल्व रिलेटेड हार्ट डिसीज है, जैसे कि थ्रोम्बोज इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो फोर्थ चैम्बर है जहाँ से पूरी बॉडी को जर्नलाइज होता है ब्लड और ऑक्सीजन, अगर उसमें कोई थ्रोम्बस हो जाए तो उसके कारण भी पेशेंट को एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है. कैन बी प्रिवेंटेड यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स. अगर पेशेंट को हम एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड करें तो उसके कारण ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, मीन्स जो क्लॉट होता है वो रिमूव हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा अगर पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट्स प्रोवाइड करें तो. सेकेंड इज क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक, नो नॉन कॉजेज. एंड लास्ट इज अदर ड्रग यूजेस. अगर कोई लॉन्ग टाइम से ड्रग का यूजेस कर रहा है, ड्रग एडिक्टेड है, तो उसके कारण भी स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है. सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द ischemic stroke types. Then its clinical manifestation, numbness or weakness of face, arm or leg, especially on one side of body. इसमें क्या हो सकती है, पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है, मीन्स बॉडी में प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, वो काम नहीं करेगी, उसे सेंसेशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली नहीं आएगी, लैक ऑफ सेंसेशन होगी,
और उसमें स्पेशली होगा फेस, आर्म और लेग इन्वॉल्व होगी, और स्पेशली जो बॉडी की वन साइड की बॉडी है, मीन्स एक साइड चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसकी वीकनेस हो सकती है। सेकेंड है कन्फ्यूज़न, इसमें पेशेंट को कन्फ्यूज़न रह सकता है। अगर पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आए तो उसके बाद जो कंडीशन होती है पेशेंट की, उसमें कन्फ्यूज़न आ सकती है पेशेंट को। मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ सकती है पेशेंट के। ट्रबल स्पीकिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडेबल स्पीच, मीन्स जब वो कोई वर्ड बोलेगा तो वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, उसकी जो लैंग्वेज है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। विजुअल डिस्टर्बेंस, पेशेंट की जो विजन है, मीन्स देखने की कैपेसिटी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉपरली विजन नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, पेशेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस, अगर पेशेंट चलेगा तो उसका बैलेंस लॉस होता है, पेशेंट गिर सकता है इस कंडीशन में। सडन सीवियर हेडेक हो सकती है पेशेंट को। हेमीप्लेजिया, मसल वीकनेस हो सकती है, मीन्स हेमीप्रेजिया में क्या हो सकता है, पार्शियली पैरालिसिस हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो फेस है वो पैरालाइज हो सकता है, एक साइड में जा सकता है पेशेंट का जो फेस है। नेक्स्ट इज एफेजिया में क्या होगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, पेशेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो हम उसकी प्रॉपरली कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेदिया में क्या होगा, स्लो स्पीच हो सकती है पेशेंट की, उसकी जो बोलने का वे है वो प्रॉपरली नहीं होगा, अगर वो बोलेगा तो वो प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। डिस्फेजिया में क्या होगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। नेक्स्ट इज एप्रेक्सिया में क्या होगा, डिफिकल्टी विद स्किल्ड मूवमेंट, अगर वो कोई मूवमेंट करेगा हमारे कहने पर, चाहे जो आप करेगा स्पॉन्टेनियसली कोई मूवमेंट करेगा तो वो प्रॉपरली नहीं होगी पेशेंट से। नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया मीन्स पेशेंट को वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट इज एग्नोजिया में क्या होगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल, पेशेंट प्रॉपरली किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसकी जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी किसी को आइडेंटिफाई करने की। सो इट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट इट्स डायग्नोसिस, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पहले से कोई डिसीज से पेशेंट को है तो उसको फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को कौन सी डिसीज थी, कितने टाइम से थी, और पेशेंट उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, ये हम उसकी हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन। पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, GCS कर सकते हैं पेशेंट का, उसमें हम आई ओपनिंग टेस्ट करेंगे, मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करेंगे और वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे पेशेंट का, क्योंकि इस कंडीशन में जो तीनों की एबिलिटी होती है वो वीक हो सकती है, इसलिए हम पेशेंट का GCS कर सकते हैं, मीन्स ग्लासगो कोमा स्केल करेंगे। ECG करवाएंगे पेशेंट की प्रॉपरली, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट के हार्ट की कोई जो वेन है, आर्टरी है, वो ब्लॉकेज तो नहीं हुई, उसके कारण तो नहीं पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट इज CT एंजियोग्राफी पेशेंट की करवाएंगे, उसके साथ हमें क्लॉटिंग का पता चल सकता है, थ्रोम्बोटिक कंडीशन का पता चल सकता है। MRI करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो पेशेंट की ब्रेन डैमेजिंग हुई है, अटैक आया है, ब्रेन अटैक आया है, उसमें कितनी एक्सटेंड हुई है वो प्रॉब्लम, और उसके कारण जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे हम पेशेंट की, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम जो फ्लो है ब्लड का उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आई है पेशेंट के, जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम आई है ब्रेन अटैक की। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिसिन है प्लेटलेट इनहिबिटिंग मेडिसिन, इसमें पेशेंट को क्लोपिड और एस्प्रिन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटिन में हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, सिमवास्टिन दे सकते हैं, इसमें पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इसलिए देंगे क्योंकि BP हाई के कारण भी पेशेंट को कार्डियक की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ब्रेन अटैक इसीलिए आया है ताकि पेशेंट का कोई प्रेशर जो आर्टरीज पर पड़ा है ड्यू टू दी हाइपरटेंशन उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को हम थायाजाइड दे सकते हैं इस कंडीशन में। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट के जो थ्रोम्बस आए हैं आर्टरी में उसको रिमूव करने के लिए पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी कोआगुलेंट्स थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर पेशेंट का INR 1.7 से अबव है तो उसके लिए हम पेशेंट को एंटी कोआगुलेंट्स थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर ट्रीटमेंट। अदर ट्रीटमेंट में पेशेंट को एंटी कोआगुलेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेपरिन दे सकते हैं हम पेशेंट को, ऑस्मोटिक
डायरेटिक्स दे सकते हैं, इसमें पेशेंट को मैनिटॉल दे सकते हैं ताकि जो स्वेलिंग हुई है ब्रेन में, इन्फ्लामेशन हुई है, उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को हम मैनिटॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट का हेड को एलिवेट रख सकते हैं इस कंडीशन में। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को, मींस अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंट को ईटी ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, मींस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। साथ साथ अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो हम पेशेंट का सबसे पहले हिस्ट्री के टाइम, जब पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो उसके टाइम हम पेशेंट का जीसीएस करेंगे। तो एंड तक जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता पेशेंट का जीसीएस हम स्कोरिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट इज जितना तक वो नॉर्मल ना आ जाए। नेक्स्ट हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करेंगे हम पेशेंट की। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले है एंट्रेक्टमी। एंट्रेक्टमी में क्या करेंगे कि जो एथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है, प्लेक हुई है, मीन्स कैरोटिड आर्टरी में प्लेक की कैमुलेशन हुई है, उसको रिमूव करने के लिए हम एंथ्रेक्टमी करेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट इज कैरोटिड स्टंटिंग करेंगे। इसको एंजियोप्लास्टी के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं कैरोटिड स्टंटिंग। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले पेशेंट को जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बोल सकते हैं, स्मोकिंग को क्विट करने के लिए बोल सकते हैं, वेट रिडक्शन के लिए बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करे प्रॉपरली। अगर पेशेंट प्रॉपरली एक्सरसाइज करेगा तो उसकी ओबेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वेट जो लॉस हो जाएगा, तो उसके कारण भी अपने आप जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो सकती है। हेल्दी डाइट के बारे में फॉलो करेंगे, उसको चार्ट देंगे, प्रॉपरली मेन्यू बना के देंगे पूरे वीक का, उसके अकॉर्डिंग ही डाइट ले। डैश थेरेपी के बारे में बोलेंगे हम पेशेंट को। डैश में आता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को मींस प्रॉपरली स्टॉप करेंगे। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट के हाइपरटेंशन की टैबलेट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि थायाजाइड इसमें दे सकते हैं पेशेंट को। हाई इन फ्रूट्स, पेशेंट की जो डाइट होती है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हाई होनी चाहिए और फैट उसकी लो होनी चाहिए इस कंडीशन में। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक टुडे। आई डिस्कस्ड अबाउट cerebrovascular accident or brain attack. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. So please subscribe my channel, press the bell icon for upcoming video. Thank you so much.